वेलकम टू टेटवाला। सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ये हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडीज दी गई हैं, इसको भी आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से रुधिर है। निम्नलिखित में से रुधिर क्या है? उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है, कंकाली ऊतक होता है, या फिर पेशी ऊतक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक। रुधिर जो होता है वो क्या होता है? ये एक जो है संयोजी ऊतक होता है रुधिर। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, ये आपके पास उपकला यानी कि एपिथेलियल टिश्यू दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ये जो संयोजी ऊतक की बात करें, ये तुम्हारे पास क्या है? ये संयोजी ऊतक है यानी कि रुधिर है। ठीक है, अब हम कंकाली ऊतक की बात कर लें तो ये हमारे पास क्या है? कंकाली ऊतक यानी कि स्केलेटल टिश्यू होता है। उसके बाद फिर चौथे पेशी ऊतक दिया गया है, ये आपके पास पेशी ऊतक होता है। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में जानेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और हम जो है रुधिर जो आपके पास दिया गया है यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए संयोजी ऊतक में क्या क्या होता है। ये एक तो प्लाज्मा होता है इसमें, और दूसरे क्या होता है आपके पास आरबीसीज होती हैं और दूसरे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो देखिए डब्ल्यूबीसीज की जो सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक तो यहाँ पे एसिनोफिल्स होती हैं, दूसरी मोनोसाइट्स भी होती हैं, लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स भी होती हैं, और तीसरे जो आपका होता है वो कौन सा होता है? प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली। चलिए ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिराओं का कार्य है। शिराओं का क्या कार्य होता है ये आपको बताना। तो देखिए इसमें पहला आपके पास ऑप्शन दिया गया है, अंगों से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लाना, अंगों व ऊतकों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाना, अंगों व शुद्ध रुधिर को वृक्क में लाना, अंगों से शुद्ध रुधिर को हृदय में लाना। देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाएगा, अंगों व ऊतकों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाना होता है। तो देख लीजिए इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। ये क्या है? हमारी बॉडी है पूरी, और इस बॉडी से देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन पुअर है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अशुद्ध रुधिर होगा। ठीक है, ये रुधिर कौन सा होगा? अशुद्ध रुधिर होगा। तो ये अशुद्ध रुधिर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे हार्ट में जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या है कि शुद्ध होकर के ये हमारे शरीर में फिर से आ जाता है। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है। पहले ये हमारी बॉडी से अशुद्ध रुधिर यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? हृदय में जाएगा। ठीक है, हृदय से उसके बाद फिर कहाँ पे ये जाता है? ये फिर लंग्स में जाता है। ठीक है, फिर लंग्स में ये प्योर होकर के उसके बाद फिर प्योर होने के बाद फिर ये शुद्ध रुधिर जो है वो कहाँ पे आता है? हृदय में आता है। फिर हृदय से ये क्या होता है? हमारी बॉडी में इस तरह से दोबारा से चला जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा एक मैकेनिज्म होती है, अशुद्ध रुधिर से शुद्ध रुधिर कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है, उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर मनुष्य है। उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर मनुष्य क्या है? अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, या फिर यूरिकोटेलिक होता है, या फिर तीनों ही कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों लिखा है, गलत लिखा है। नहीं, दोनों का कोई भी ले सकते हैं, दोनों या तीनों कोई भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये ऑप्शन ही हटा दो। ठीक है, अब इसमें इन तीनों ऑप्शन में से हमें एक कोई चूज करना है। ठीक है, अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, या फिर यूरिकोटेलिक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पहले ही ऑप्शन आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास। दूसरा आपका ऑप्शन सही होगा, यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर से। ये देखिए हमारे पास ये अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। अब देखिए अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, एंड मोस्ट बोनी फिशेस। ठीक है, जो एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में क्या होता है? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? इसमें मैमल्स आते हैं, और ज़्यादातर जो है इसमें क्या है? एम्फीबियंस आते हैं, और कार्टिलाजिनस फिशेज भी इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए बात कर लेते हैं हम यूरियोटेलिक की। ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन करते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं?
यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, बर्ड्स आते हैं, और इसमें क्या है, रेप्टाइल्स भी होते हैं, और इसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब आपको अगर इसमें ज़्यादा अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, अमोनोटेलिक पे भी बना दूंगा, और यूरियोटेलिक पे भी बना दूंगा, और यूरिकोटेलिक पे भी एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो अगला क्वेश्चन हमारा है, तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है, संवेदना ग्रहण करना, रसायनों द्वारा नियमन करना, एंजाइम का संवहन करना, आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करना। ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा, एंजाइम का संवहन भी नहीं, रसायनों द्वारा नियमन भी नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, संवेदना ग्रहण करना। ठीक है, संवेदना को ग्रहण करना। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बाकायदा यहाँ फिगर से। तो इसमें देखिए क्या है कि ये आपके पास क्या है, ब्रेन है जिसको सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और ये आपके पास है पीएनएस जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है या कुछ भी होता है या इंटरनल एक्टिविटी भी होती है, तो वो क्या होता है कि हमारे ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को या तो फिर से वो संवेदना मतलब ग्रहण की जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा, या तो फिर सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा वो ग्रहण की जाती है। चलिए फिर ठीक है, अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का परिपक्वन किन नलिकाओं में होता है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है वो कहाँ पे होता है, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तीसरा अधिवर्षण में होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम फिगर से बाकायदा समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास दिया गया है फिगर, ये आपके पास क्या है, अधिवर्षण है, ये आपके पास टेस्टिस है, और इसमें क्या है कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है उसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो है, विरंजक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। विरंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसका नाम होता है। तो अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं तो कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरीन, और चौथा आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तीसरा क्लोरीन। तो देख लीजिए रिएक्शन को हम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं, या फिर विरंजक चूड़ जिसको बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं। तो देखिए क्या बनता है, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस इधर आपकी क्या है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हमने देखा। इसमें क्या देखा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और प्लस क्लोरीन आपकी गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ऐसी कौन सी धातु है जिसके लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं, ये आपको बताना। अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं मतलब इनविजिबल वायर्स हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है लेड है, दूसरा गोल्ड है, तीसरा आपके पास जो है वो सिल्वर है, चौथा आपके पास ऑप्शन जो है वो कौन सा है, टंगस्टन है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन के लगभग जो है इनविजिबल वायर्स खींचे जा सकते हैं, कि मतलब दूर से देखने पर क्या होता है कि ये दिखाई नहीं पड़ते, इतने मतलब जो है पतले आप इनके तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं टंगस्टन के तार, और ये टंगस्टन का ही तार है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिश्र धातु कांसा में होते हैं, कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज। कांसा क्या होता है, कांसा को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, तो मिश्र धातु कांसा में होते हैं, क्या होते हैं, पहला आपका ऑप्शन दिया है कॉपर टिन होता है, दूसरा है कॉपर जिंक होता है, तीसरा आपके पास एल्युमिनियम जिंक है, चौथा आपके पास जिंक और टिन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर और टिन। तो कांसा में क्या होता है, कांसा में कॉपर होता है और टिन होता है, इससे मिलकर के जो धातु बनती है वो ये धातुएं हैं आपकी। जैसे ये कुछ इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे पार्ट्स बनाए जाते हैं मोटर गाड़ी के, और यहाँ पे आप इसके जो है ऑर्नामेंट्स भी बना सकते हैं जो घरों में लगाने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये किससे मिलकर के बना है, ब्रॉन्ज से, यानी कि कॉपर
और टिन से मिलकर के बना है। ये भी क्या है, कॉपर और टिन से मिलकर के ही बना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो साइक्लो यहाँ पे देखिए वर्ड आया है, तो साइक्लो का मतलब होता है सर्किल होना। ठीक है, तो ये देखिए प्रोपेन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन जो है एक साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन के परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है। तो ये तो एक सर्कल बन रहा है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का बन रहा है, तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनकी चुंबकीय प्रकृति होती है। चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अनुचुंबकीय हो सकते हैं या तो लौह चुंबकीय हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, किस वजह से होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो दूसरा, अनुचुंबकीय। तो हम इसमें आपको एग्जांपल लेकर के भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास आयरन दिया हुआ है, आयरन का कितना होता है, 26 होता है। अब इसका क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। 1s2 हो जाएगा एंड 2s2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद फिर 3d, उसके बाद फिर 4s2। तो देखिए यहाँ तक आपके कितना हो गया, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 हो गए, और 20 6 26 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 3d6 आ रहा है। अब देखिए 3d6 है तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए। अब इसमें देखिए क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्बिटल्स में इनमें फिल कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये आपके पास पांचवा हो गया। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करेंगे। ठीक है, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आपको मिल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होगा तो वो कैसा होगा, आपका अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा यानी कि अनुचुंबकीय होगा। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की उत्तर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी पहले ही आपको बता रहा है कि फोकस दूरी कितनी दी गई है, f बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आपको बतानी, तो वक्रता त्रिज्या हमें पता है, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि f के r आपको निकालना ही है, वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, f की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो है हमारे पास अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 2 बार इसको पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम इसमें बता देते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो कॉनकेव यहाँ पे यानी कि अवतल दर्पण की अवतल लेंस की बात कर रहा है, और कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो अवतल लेंस होता है आपके पास, कॉनकेव जो लेंस होता है, तो उसमें क्या होता है कि सोर्स से आने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या है, फैल जाती हैं। अवतल दर्पण से गुजरने के बाद ये क्या है, फैल जाती हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि किसी सोर्स से आने वाली जो किरणें होती है वो किसी एक बिंदु पे आकर के मिलती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रोशनी इकट्ठा होती है और यहाँ पे रोशनी आपकी फैल जाती है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओम के नियम का पालन करने वाले धात्विक चालक निम्न में से किस ग्राफ का अनुसरण करते हैं। तो इसमें देखिए, जो धारा आपके पास है, धारा और विभवांतर, तो हम इसमें आपको पहले ही आपको ऑप्शन बता देते हैं, आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। क्या है कि यहाँ पे धारा आई और विभवांतर V के मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ओम के नियम का पालन करने वाले धात्विक चालक निम्न में से किस ग्राफ का अनुसरण करते हैं। तो ये तीसरे ग्राफ का अनुसरण करते हैं कि विभवांतर V और धारा I के मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो वही आपका ऑप्शन ये सही होगा। तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा 45.10³ जूल हो, तो चालक के प्रतिरोध की गणना करना है। तो चालक के प्रतिरोध यानी कि R की गणना करना है। तो चलिए ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो I बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, I बराबर आपको 5 एम्पीयर दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। I बराबर कितना दिया गया है, 5 एम्पीयर दिया गया। अब W बराबर यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, W व्यय हुई ऊर्जा कितनी है, 45 × 10³ है, ठीक है। तो ये भी हम याद रखेंगे, किस में है, ये जूल में है, ठीक है, जूल में है। अब देखिए हमें पता है, वी नो दैट W बराबर क्या होता है, I² RT होता है, ठीक। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये R बराबर हो जाएगा आपका W/I² T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे R बराबर W कितना दिया गया है आपके पास, W बराबर दिया गया है 45 × 10³ बटे, अब यहाँ पे I देखिए कितना दिया गया है, I आपको 5 ही देगा, तो 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इंटू T कितना दिया गया है आपको, T आपको दिया गया है 15 सेकंड दिया गया था, ठीक है। T कितना दिया गया था यहाँ पे, T बराबर यहाँ पे आपको दिया गया था 15 सेकंड दिया गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसको R बराबर ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये आपको इस तरह से इसको लिख लेना है 45,000 बटे ये कितना हो जाएगा 25 और ये गुणे 15 हो जाएगा। अब इसको आप क्या है कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देखिए 120 ओम आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आपको मिलेगा, 120 ओम मिलेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 120 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है यानी कि आधारित है। पहला ऑप्शन दिया गया नाभिकीय विखंडन के ऊपर, नाभिकीय संलयन दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया है दोनों पर, चौथा आपके पास ऑप्शन दिया गया है महासागरीय तापीय ऊर्जा के ऊपर आधारित होता है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के ऊपर। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के कोई एक क्या है बड़ा सा नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें फिगर। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बम है। अब यहाँ पे एक और पिक्चर दिखाई गई है कि अगर हाइड्रोजन बम डाल दिया जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।